कविता, आज पूरे 2 महीने हो गए हमारी शादी को। तुम एक भी बार मेरे साथ बाहर घूमने नहीं गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा पर तुमने हर बार मना कर दिया। आज फिर कहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? नहीं, दूर हटो, मुझे कहीं नहीं जाना। क्या बात है कविता, जब से हमारी शादी हुई है तुम हमेशा मुझसे नाराज़ रहती हो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? नहीं, मेरी शादी मेरे मम्मी पापा की मर्जी से हुई है, मेरी मर्जी से नहीं। फिर तुमने अपने मम्मी पापा को मना क्यों नहीं किया? अगर तुम उनसे मना नहीं कर पा रही थी तो मुझसे कह देती। तुम्हारे मम्मी पापा को मैं मना कर देता, पर ऐसे बेमन तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। देखो कविता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम्हें इस तरह मजबूरी में ये शादी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरे तरफ से आज़ाद हो। तुम अपने घर वापस जा सकती हो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इस तरह परेशान होकर तुम अपना जीवन मत बिताओ। ना ही किसी मजबूरी में मेरे साथ रहना है। दूसरे दिन कविता अपने पति रमेश से बोलती है, सुनो, परसों मेरी एक सहेली की शादी है और मुझे शादी में जाना है, तो मुझे एक नया लहंगा और एक नई साड़ी चाहिए। क्या परसों ही शादी है? फिर तो तुम्हें आज ही शॉपिंग करनी होगी। मैं ड्राइवर से बोल दूंगा, वो तुम्हें मार्केट छोड़ देगा और शॉपिंग के बाद मार्केट से वापस भी ले आएगा। जितने पैसों की ज़रूरत हो वो तुम लॉकर से ले जाना। ड्राइवर क्यों, आप जाओगे मुझे शॉपिंग कराने? तो फिर ठीक है, मैं दिन में ही ऑफिस से आ जाऊंगा। तुम तैयार मिलना। ठीक है, भूलिएगा नहीं। नहीं, नहीं भूलूंगा। ये कहकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। शॉपिंग के बाद कविता अगले ही दिन अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए अपनी माँ के घर चली जाती है। कविता की माँ कविता को देखकर बोलती है, कविता, तुम अकेले ही आई हो, दामाद जी क्यों नहीं आए? वो माँ, उन्हें ऑफिस में कुछ काम आ गया था तो वो नहीं आए, मैं अकेले ही आई हूँ। ठीक है बेटा, तुम बैठो, आराम करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, मैं चाय बाद में पीऊँगी। पहले मैं अपनी सहेली आरती के घर जा रही हूँ, बाद में आकर आपसे मिलती हूँ। कविता जब आरती के घर पहुँची तो वहाँ पहले से ही उसके बचपन की सारी सहेलियाँ मौजूद थीं। कविता, आओ, तुम भी बैठो हमारे साथ, तुम्हारी ही कमी थी, हम सब तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बैठो कविता। और सारी सहेलियाँ आपस में बात करने लगीं। एक सहेली बोली, पूरे 1 महीने से अपने पति से बोल रही हूँ, मुझे मेरी सहेली की शादी में जाना है, मुझे एक साड़ी दिलवा दीजिए। एक बार भी मेरी नहीं सुनी। पहले की साड़ियों में से ही साड़ी लेकर आई हूँ। तुम सब बताओ, इनमें से कौन सी अच्छी लगेगी आरती की शादी में पहनने के लिए? ठीक कह रही है बहन, मेरे भी पति ऐसे ही हैं। नाराज होकर बैठ गई, तब जाकर ये साड़ी मुझे दिलाई है। तो तीसरी सहेली बोलती है, मैंने तो मेरे पति से बोल दिया, शॉपिंग नहीं करानी तो ना कराएं, लेकिन शादी में ज़रूर आ जाएं। सचमुच किसी भी उत्सव में उनके बिना अच्छा नहीं लगता। तो सारी सहेलियां ज़ोर से हंसने लगती हैं। हाँ बहन, ये तो तुम सच कह रही हो। सचमुच पति के बिना किसी उत्सव में अच्छा नहीं लगता। अरे कविता, तुम क्यों चुप हो? तुम भी कुछ बताओ, तुम्हारी शादी तो अभी नई नई हुई है। हम कब से अपने बारे में बोले जा रहे हैं, तुम्हारी तो हम सुन ही नहीं रहे। तुम बताओ, कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी? कैसे हैं तुम्हारे पति और ससुराल में सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए तुम्हारे पास तो कपड़ों का बहुत सा कलेक्शन अभी होगा। तुम तो उन्हीं में से कुछ नया पहन सकती हो। नहीं, मैंने आरती की शादी के लिए एक नया लहंगा और साड़ी खरीदी है। अरे वाह कविता, एक नई साड़ी और एक नया लहंगा। यहाँ एक नहीं दिलवाया किसी ने और तुम्हें साड़ी और लहंगा दोनों दिलवा दिए, वो भी सारा कलेक्शन नया होने के बाद भी। सचमुच तुम्हारे पति तो वाकई बहुत अच्छे हैं।
शाम को आ रहे हैं ना, हमें भी उन्हें देखना है और उनसे मिलना है। पता नहीं, बात करके बताऊंगी। कविता जब वापस अपने घर पहुंची तो उसकी माँ कहने लगी, आ गई बेटा। सुबह से दामाद जी 3 बार फ़ोन कर चुके हैं तेरा हाल जानने के लिए। तुझसे बात करना चाहते हैं तो उन्हें फ़ोन कर लेना। ठीक है माँ, मैं फ़ोन कर लूँगी। ठीक है बेटा, ध्यान से कर लेना। सचमुच दामाद जी बहुत अच्छे हैं। शाम को जब कविता अपनी सहेली की शादी में तैयार होकर गई तो सारी सहेलियाँ उसका लहंगा देखती ही रह गईं। अरे कविता, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही प्यारी लग रही हो कविता, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। पर तुम्हारे पति नहीं आए अभी तक? कितनी देर में आ रहे हैं वो? अपनी सहेलियों से बात करते वक्त कविता की नज़र अपनी सहेली आरती की बड़ी बहन पर पड़ी, जो अकेले एकांत में बड़ी खामोश और अकेले खड़ी थी। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? सब वहाँ हॉल में तैयार खड़े हैं और बारात का इंतज़ार कर रहे हैं। आप यहाँ बिल्कुल अकेले इस तरह चुप क्यों खड़ी हैं दीदी? तुम तो जानती ही हो कविता कि शुरू से ही मेरी शादीशुदा ज़िंदगी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। न जाने कितनी बार मेरे पति के साथ झगड़ा हुआ है और मेरे घर वालों के साथ भी। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार मुझ पर हाथ भी उठाया, पर न जाने क्यों मैं उन्हें कभी छोड़ नहीं पाई। आज मेरी इकलौती बहन की शादी है। मैंने सुबह से कई बार उन्हें फ़ोन लगाया, पर उन्होंने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अगर आज वो मेरी बहन की शादी में शामिल हो जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर अब ये भी नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहन के साथ ना हो। जिस लड़के से मेरी बहन की शादी होने जा रही है वो उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित हो। ऐसी मैं अपनी बहन के लिए कामना करती हूँ कि भगवान उसके सारे सपने पूरे करे। तुम चिंता ना करो दीदी, ऐसा ही होगा। आरती बहुत खुश रहेगी और फिर सबके साथ थोड़ी ही गलत होता है। तुम ठीक कह रही हो कविता। खैर मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। सबसे सुना है कि तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं। कहाँ है वो? मुझे भी उनसे मिलाना। ठीक है दीदी, मैं आपको उनसे ज़रूर मिलाऊंगी। अब कविता को अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उसने एक अच्छे इंसान के साथ बहुत गलत किया है। अब कविता को एहसास हो गया था सचमुच उसके पति बहुत अच्छे इंसान हैं। शादी में सबको अपने पतियों के साथ देखकर कविता ने बाहर आकर ही अपने पति को फ़ोन लगाया। कहाँ हैं आप? घर पर ही हूँ। तुम बताओ कैसी हो कविता? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ, अपनी सहेली की शादी में कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तैयार होकर यहाँ शादी में शामिल होने के लिए आ जाओ। सब आपसे मिलना चाहते हैं और मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। क्या हुआ कविता? क्या हो गया एक ही दिन में? वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ आ जाइए। रमेश कविता के कहने पर वहाँ पहुँच जाता है। सब नए जोड़े को अपना आशीर्वाद देते हैं और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। कविता ने भी रमेश से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। रमेश ने उसे माफ़ कर दिया। वो दोनों भी अपने परिवार में खुशी खुशी वापस लौट आए और एक दूसरे के समर्पण से अपना खुशहाल जीवन जीने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।